हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस टॉपिक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेसिडेंशियल प्लानिंग के बिहाफ पे। आई थिंक आप सभी को मेरी वॉइस जो है ऑडिबल है। तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, जैसे हम लोग बात करना चाह रहे हैं आज लोग रेसिडेंशियल प्लानिंग के ऊपर। तो पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि रेसिडेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए रेसिडेंशियल प्लानिंग के लिए। और यदि हम लोग रेसिडेंशियल प्लानिंग करना चाह रहे हैं, हम लोग कुछ रिक्वायरमेंट लेके चल रहे हैं, तो किस तरीके से उसको समझना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और किस तरीके से हम लोगों को एग्जीक्यूट करना चाहिए। राइट, तो पहले हम आते हैं हमारे इनिशियल पेज में कि प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि सिस्टमेटिक लाइफ शेड्यूल के लिए या एक हेल्दी लाइफ के लिए हम लोगों के लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो सेकेंडली एक और फैक्टर हमारे सामने है कि जैसे हम लोगों को पता है, राइट, डायरेक्टली हम लोग मेन पॉइंट्स पे आते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। राइट, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि विद द हेल्थी लाइफस्टाइल एंड सेकेंडरी द मेन फैक्टर इन इंडिया इज दैट कि विद द इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन, हम लोग टायर 1 सिटीज की यदि बात करते हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। यंगस्टर्स हम लोग बात कर सकते हैं, या फिर हमारे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हमारे पीपल्स हैं वो लोग सिटीज की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट। तो वहां पर स्पेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा, स्पेस मैनेजमेंट हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेस मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है। आजकल क्या होता है कि जब भी हम लोग स्पेस मैनेजमेंट या फिर हम लोग प्लानिंग बिहाफ की बात करते हैं, तो उसमें एक मेन चीज जो आती है वो ये आती है कि हम लोगों को विद द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के बीच में रह के हम लोग किस तरीके से बेटर वे ऑफ हेल्दी लिविंग ले सकते हैं, वो हम लोगों को ध्यान में रखना है। राइट, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके कुछ फैक्टर्स है। जैसे कि आप लोग पीपीटी देख रहे होंगे। ओके, सो आई एम प्रेजेंटिंग द सेम थिंग ओवर हियर। ओके, ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी हम लोग कोई भी वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक नीड जो होती है वो होती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझना। राइट, कि जब भी हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं या हम लोग कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, हम लोगों ने डिजाइन करना स्टार्ट करा है, तो बेसिक चीजें होती है कि पहले हम लोग क्लाइंट से इंटरेक्शन करके हम लोग ये समझे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। राइट, जैसे स्टार्टिंग पेज हो सकता है कि क्लाइंट ने भी प्लॉट ही परचेस ना करा हो, या फिर कुछ क्लाइंट हो सकता है जिनका ऑलरेडी प्लॉट हो पर उसमें हमको कुछ बनाना है, या तो उनकी उनकी रिक्वायरमेंट्स उसमें फुलफिल करनी है, फैमिली डिटेल्स क्या है। तो पहला फेज होता है कि यदि हम लोगों के पास प्लॉट ही नहीं, हमको प्लॉट परचेस करना है, तो हम लोगों को लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है कि प्लॉट कहाँ पर आ रहा है, वहां की लोकेलिटी कैसी है, फ्यूचर डेवलपमेंट्स वहां पर कैसे है, मटेरियल अरेंजमेंट वहां पर कैसा है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में आएंगे। पर इनिशियली पेज हम, आप जैसे हमारी जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनिशियली फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट जो मेजर फैक्टर होता है वो प्लॉट साइज होता है। Okay, you can see कि using standard plot sizes are fulfilling by the all the requirements। तो plot size जो होता है, plot size डेफिनेटली जो क्लाइंट्स है वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेस करते हैं। सपोज कीजिए जो फैमिली साइज है आपका, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने प्लॉट परचेस करा होगा। पर प्लॉट साइज के साथ साथ हमको ये समझना पड़ता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द प्लॉट। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपने कोई प्लॉट परचेस करा है 30/50 का, ओके, विच इज अराउंड 1500 स्क्वायर फीट। तो जो 30-50 का आपने प्लॉट परचेस करा उसका ओरिएंटेशन कैसा है, मींस फॉर एग्जांपल कि आपका जो रोड आ रहा है, दैट रोड जो है वो फेसिंग टुवर्ड दी 30 फीट हो रहा है या 50 फीट हो रहा है, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस होते हैं। राइट, तो आपका जो प्लॉट जो भी आपने ले रखा है, ओके, जो प्लॉट आपने ले रखा है 30/50 का, तो 30/50 में यदि आपने प्लॉट परचेस करा है और जो प्लॉट आपका आ रहा है 30/50 में, ऑलराइट, तो 30/50 जैसे हम लोग समझते हैं कि यदि आपकी फ्रंट जो है 30 फीट है, मींस आपका जो भी 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है उसमें जो वाइड रेंज है, सनलाइट हो सकती है, आपका एयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एयर फ्लो हो सकता है, तो वो आपका 30 फीट के ड्यूरेशन से आएगा। यदि आपने प्लॉट 50 फीट का मतलब विड्थ ले रखा है 30-50 में, तो 50 फीट में आपके सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि आपकी जो डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट है वो किस डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू और किस तरीके से प्लॉटिंग हुई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा होता है प्लॉट साइज, हम लोग किस तरीके से समझेंगे। सेकंड पॉइंट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज द डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे शेप ऑफ द प्लॉट इफेक्ट करता है, वैसे ही डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट इफेक्ट करती है। वैसे तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि आजकल जो है मेनली कॉलोनीज फार्म आउट हो रही है, और कॉलोनीज जब भी डेवलपमेंट होती है, जो कि हम लोग टीएनसी अप्रूवल या रेरा अप्रूवल कॉलोनीज लेते हैं, तो बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर कोशिश करते हैं, दे आर ट्राइंग दैट द मैक्सिमम प्लॉट शुड बी द साइज ऑफ द अराउंड डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट शुड बी आइदर द ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग और द वेस्ट फेसिंग। हम लोग साउथ फेसिंग प्लॉट्स मेनली सेंट्रल इंडिया में अवॉइड करते हैं।
बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं पैन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जो आपके जो भी लोकेशंस है, सपोज वी आर हैविंग द प्लॉट इन द नॉर्थन इंडिया और वी आर हैविंग द प्लॉट इन द साउथर्न इंडिया, तो आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा प्लॉट आपके लिए बेटर है वो आपको समझना रहता है। उस तरीके से हम लोग प्लॉट को परचेज कर सकते हैं। बट वी डोंट नीड टू वरी ऑल्सो, यदि आपने कोई साउथ फेसिंग प्लॉट परचेज कर रखा है तो हमको उस चीज के लिए कोई भी नुकसान नहीं है। वी आर ऑल्सो हैविंग बेनिफिट्स फॉर दैट प्लॉट। यदि आपका साउथ फेसिंग प्लॉट है तो हम उसको किस तरीके से बेटर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट कम कि हमने कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हमको बनाना है, राइट। बेसिकली जब भी कोई क्लाइंट यदि जो है किसी घर को बनाता है या बनवाता है, तो मेनली जो माइंडसेट उनका होता है वो ये होता है कि हम लोग इतने घर में रहने वाले। सबसे मेजर जो इफेक्ट होता है वो होता है बजट ऑफ द प्रोजेक्ट। पर बजट ऑफ द प्रोजेक्ट के साथ साथ हमको ये देखना रहता है कि आगे फ्यूचर में हम लोग उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हाउ वी कैन जनरेट द रेवेन्यू फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा यदि हमारा रेवेन्यू जनरेशन होता है तो दैट इज विद द प्रॉपर्टी ओनली। तो प्रॉपर्टी को हमको इस तरीके से बनाना है कि यदि हम लोग सिटीज में प्लान कर रहे हैं, हम लोग विलेजेस में प्लान कर रहे हैं, तो हमारी फैमिली कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यदि फ्यूचर एक्सपांशन यदि होता है, या फिर हम लोग फ्यूचर में यदि ऐसा कुछ होता है कि हमारे पास में कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और हम लोग उसको टेनेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाह रहे हैं, तो वो चीजों को भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, राइट। थर्ड कम विद द थीम ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे कि बहुत लोगों का माइंडसेट होता है थीम ऑफ द प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले तो मैं आपको बताऊं तो थीम ऑफ द प्रोजेक्ट होता क्या है। थीम ऑफ द प्रोजेक्ट मींस ये होता है कि आपका कुछ माइंडसेट होता है। हमारे इंडिया में हम लोग बहुत सारी चीजें कैटेगराइज करके चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न हाउस होता है, राइट, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल हाउस होता है, वैसे ही साथ साथ में आपका रॉयल थीम होती है। तो ये जो सारी चीजें होती है थीम ऑफ द प्रोजेक्ट होती है कि हम लोग किस मेंटेलिटी से वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे यदि मैं राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहां पर मेनली लोगों स्टोन वर्कआउट करना पसंद करता है। वैसे यदि मैं साउथ में चले जाऊंगा तो साउथ में लोगों केरला पैटर्न हाउस टाइप में या स्लोपी रूफ टाइप में जो है घर बनाना पसंद करता है। तो हर एक जगह के फॉर्मेशन अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से थीम को हमको समझना रहेगा। उसके बाद में यदि क्लाइंट की कुछ अलग से रिक्वायरमेंट है, एज यू कैन सी द लास्ट पॉइंट इज द एनी अदर रिक्वायरमेंट बाय द क्लाइंट। क्लाइंट की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मान लीजिए वहां पर बारिश की कमी है तो रेन वाटर स्टोरेज हमको करना रहता है, या फिर हम लोगों को गोडाउन पर्पस से कुछ बनाना है, या फिर हमको मल्टी यूजर्स प्लान करना है कि हम लोग रह भी सकते हैं। बट इट टोटली डिपेंड्स कि हो सकता है कि हम लोग 5 साल बाद वहां से कहीं और शिफ्ट हो जाए, तो हमको उस तरीके से यूज करना है प्लॉट को। तो ये सारी चीजें एक बेसिक रिक्वायरमेंट में आ जाती है जब हम लोग रिक्वायरमेंट को ब्रीफ करने जाएंगे किसी पर्टिकुलर क्लाइंट्स के लिए, राइट। अभी जो मैंने पॉइंट्स कवर करे फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट जो है बेसिकली हमने सब लोगों के हिसाब से कवर करा है। जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो है एंड यूजर के लिए प्लान करेंगे तो उसमें काफी कुछ चीजें इम्प्रोवाइज होती है। जैसे कि जब भी आप लोग मेक माई हाउस के साथ डील करते हैं तो मेकमाईहाउस.com जो है आपको एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट शीट देता है जिसमें A to Z आपकी सारे रिक्वायरमेंट हम लोग समझते हैं, और हमारे जो आर्किटेक्ट्स है वो आर्किटेक्ट्स आपके रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली समझ के आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं, राइट। सो दिस इज द पर्पस कि बेसिक रिक्वायरमेंट को समझना क्यों जरूरी है। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मेक माई हाउस जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली समझकर एंड यूजर के अकॉर्डिंग काम करता है। उसी के साथ साथ जो हमारा विजन होता है, जो हम लोग जो भी काम करते हैं कि 90% ऑफ द क्लाइंट यदि घर बना रहे हैं तो वो लोग कुछ सोच के बनाते हैं, बट 10% ऑफ द पीपल्स ऐसे होते हैं जिन लोगों को पता होता है या जिन लोगों ने मार्केट में देख रखा है, राइट, कि इस तरीके से घर बनना चाहिए, उन्होंने कुछ सैंपल्स देख रखे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि विद माय फैमिली रिक्वायरमेंट या मेरी नीड के अकॉर्डिंग या मैं जहां पर रहना चाह रहा हूँ, मेरे किड्स जहां पर रहेंगे उनका एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, मेरा फैमिली साइज कैसा है, राइट। तो हम लोग फैमिली डिटेल्स के बारे में भी जानकारी रखते हैं जो कि सिर्फ मेक माई हाउस में आपको मिलेगा। उन फैमिली डिटेल्स के साथ में किस तरीके से हम लोगों को वर्कआउट करना है वो हम आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे, राइट। उसके बाद में कुछ फैक्टर्स होता है एज यू कैन सी इन दी पीपीटी। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एनालिसिस ऑफ द की फैक्टर्स। एनालिसिस ऑफ द की फैक्टर्स ये होता है कि इनिशियली क्लाइंट ने प्लॉट परचेस कर लिया, हमने उसकी रिक्वायरमेंट समझ लिया, क्लाइंट को उसकी रिक्वायरमेंट पता है। अब जब हम लोग उसके रिक्वायरमेंट को किसी प्लान में वर्कआउट कर रहे हैं तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, राइट। तो एज यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट इज द वास्तु। ओके, वास्तु जो होता है मैंडेटरी, आपका वास्तु को अलग अलग फिलोसॉफी होती है वास्तु मानने की। कोई लोग वैदिक वास्तु मानते हैं, कोई लोग साइंटिफिक वास्तु मानते हैं। पर बीइंग आर्किटेक्ट, बीइंग इंजीनियर, यदि आपके घर को मेक माई हाउस फॉर्म करता है तो बेसिकली हम लोग 5 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ को ध्यान में रखते हैं, जिसमें कि आपकी हवा आती है, मींस ब्लड सर्कुलेशन आपके प्लॉट के अकॉर्डिंग क्या बेटर हो सकता है। वाटर का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं घर में, मतलब एक वाटर हार्मोनिक वाटर थीम हम लोग कैसे ले सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट मींस हम लोग प्लांटेशन का कैसे यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ द स्टोन एंड द पेबल्स हम लोग कैसा कर सकते हैं।
राइट। तो ये सारी जो चीजें आती है ये वास्तु के अंदर में इंक्लूडेड होता है कि कहाँ पर किस तरीके से चीजें वर्कआउट होनी चाहिए। जो हमारे मैग्नेटिक पोल्स होता है, एज यू नो कि नॉर्थ में मैग्नेटिक पोल हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमारा जो बेड का हेड होता है वो हम लोगों को नॉर्थ में नहीं रखना चाहिए। जब हम लोग टॉयलेट्स की बात करते हैं, हम लोग अरे अरे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ऑफ दी इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें सारे रिलीजियस को हम लोग कवर करते हैं कि किस डायरेक्शन में हेड होना चाहिए, किस डायरेक्शन में उनका लेग्स होना चाहिए, किस डायरेक्शन में टॉयलेट सीट का जो है प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग वास्तु में कवर करते हैं और ये हम लोग समझते हैं किसी भी क्लाइंट का या किसी भी प्लान को बनाने से पहले। सेकेंडली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है वो क्लाइंट का बजट होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हमारा टॉपिक जो है वो रेसिडेंशियल प्लानिंग है। रेसिडेंशियल प्लानिंग इन शॉर्ट कि 90% पब्लिक जो है वो सिर्फ खुद के लिए घर बना रही है, वो उसको रेंट आउट नहीं करना चाह रही है, वो कमर्शियल यूज में नहीं रहेगी। तो यहाँ पर बजट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके ड्रीम हाउस को आप कितने बेटर वे में बना सकते हैं और कितने कम बजट में बना सकते हैं। देखिए बजट जो लगना है वो तो डेफिनेटली वही लगना है, पर जहां पर एक्स्ट्रा यूज ऑफ मनी जहां पर हो रहा है जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं वो हम लोगों को ध्यान में रखते हैं। थर्डली लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हम लोग पैन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम लोग नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में फॉर्म कर रहे हैं। बट बिसाइड्स ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ये भी मैटर करता है कि आपकी पर्टिकुलर लोकेशन में क्या डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां की सॉइल कंडीशंस कैसी है, वो सारी चीजों को भी हम लोग ध्यान में रख के आपके घर को प्लान आउट करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद में लास्ट आता है, सेकंड लास्ट आता है मटेरियल अवेलेबिलिटी। मटेरियल अवेलेबिलिटी फ्रेंड्स ये होता है कि यदि सपोज कीजिए आप साउथ में घर बना रहे हैं, ये आपकी लोकेशन में आप जहां भी घर बना रहे हैं तो वहां पर मटेरियल कौन से अवेलेबल है। जैसे आजकल बहुत लोगों की डिमांडिंग हम लोगों के पास आती है कि सर हमको प्रीकास्ट स्ट्रक्चर बनाना है या सर हमको पीवी स्ट्रक्चर बनाना है, पर हमको ये समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि यदि हम लोग प्रीकास्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं या हम लोग जो है बायोपिलिट डिजाइन कर रहे हैं या हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारे नेचर में या हमारे सराउंडिंग में कौन से मटेरियल अवेलेबल है, कौन से जो है इजीली मेंटेनेंस है और हमको किस तरीके से उसको वर्कआउट करना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता होगा, आपने शायद सुना भी होगा कि पीवी स्ट्रक्चर्स या प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स बहुत से लोग बोलते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है। बट ये कॉस्ट एफिशिएंट फ्रेंड्स वहीं पे होता है जहां पर ये फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। यदि हम लोग अभी सेंट्रल इंडिया में इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे वर्कआउट करना चाहेंगे, यदि हम लोग प्रीकास्ट स्ट्रक्चर पे वर्कआउट करते हैं, तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा लग जाएगी। तो हमको मटेरियल अवेलेबिलिटी हमारे नियर बाय में जहां पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही देख के हमको जो है इस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए। लास्टली कम्स विद द वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशन में फ्रेंड्स जो आता है वो आपका आता है कि जैसे हम लोग यदि किसी भी प्रोजेक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली मैं मेकमा हाउस की बात कर रहा हूँ, तो वेदर कंडीशंस का हम लोग इस तरीके से ध्यान रखते हैं कि पास्ट 10 to 20 ईयर्स का डाटा हम लोग निकालते हैं कि सपोज यदि आप घर पर घर बना रहे हैं तो वहां पर प्लिंथ लेवल क्या होना चाहिए। प्लिंथ लेवल जो होता है वो हम लोग ध्यान में रखते हैं कि पास्ट 10 to 20 ईयर्स में वहां पर रेनफॉल की जो रेनफॉल का जो हाईएस्ट लेवल रहा वो क्या रहा है, राइट। वाटर लॉगिंग वगैरह तो नहीं होता है। वहां की सॉइल कैपेसिटी कैसी है फ्रेंड्स, वहां पर विंड सर्कुलेशन कैसा है, हाईएस्ट स्पीड ऑफ द विंड कैसी आ रही है, वहां पर अर्थक्वेक जोन तो नहीं है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स जो होता है हम लोग वेदर कंडीशंस में इंक्लूड करते हैं, राइट। हम लोगों ने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ ली, राइट। हमने उस फैक्टर्स को एनालिसिस कर लिया कि हम लोग किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या क्लाइंट के लिए बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपको दिख रहा है फ्रेंड्स वो है ड्राइंग फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ड्राइंग फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट जो है आई हैड रिटन इज द कंसीडरेशन ऑफ द गोल्डन रेशियो। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो का मतलब क्या होता है और गोल्डन रेशियो आर्किटेक्चरल फील्ड में डिजाइन में कैसे इंप्लीमेंट करती है। देखिए गोल्डन रेशियो आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि गोल्डन रेशियो इज अ सिस्टमैटिक मैनर ऑफ द प्लॉट साइज और द शेप ऑफ द प्लॉट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नेचर में जो भी बना हुआ है, हम लोग ट्रीज की बात करें, हम माउंटेन्स की बात करें, हम लोग लीव्स की बात करें, कुछ भी शेप की हम लोग बात करें, जो कि हमारी आइज को एक सिस्टमैटिक मैनर में हमको देखने में विजन क्लियर होता है, वो गोल्डन रेशियो से फॉर्म होती है फ्रेंड्स, राइट। तो गोल्डन रेशियो जो होता है किसी प्लॉट के लिए कि हम लोग क्या शेप ऑफ द प्लॉट, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आपका प्लॉट का जो शेप है वो 30/50 है, तो माइट बी इट्स वेरी गुड कि आपका प्रॉपर शेप ऑफ द प्लॉट है। पर हम लोग वहां पर बात करते हैं फ्रेंड्स जहां पर कि आपका प्लॉट जो है क्वाड्रेंट शेप में है, ट्रायंगल शेप में है, राइट। आपको फॉर्मेशन करना है बेडरूम्स की। हम लोगों को लगता है कि हम लोग बेडरूम बहुत बड़े बड़े बना ले, हम लोग हॉल्स बहुत बड़े बना ले, पर इसका एक एडजेसेंट साइज होता है जो कि रिलेट करता है आपकी लेंथ एंड विड्थ को।
और जो लेंथ और विड्थ होती है फ्रेंड्स, ये लेंथ और विड्थ जो डिफाइन होती है आपके गोल्डन रेशियो से, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हैं, राइट। तो हम लोग आते हैं गोल्डन रेशियो में क्या क्या फैक्टर्स हम लोग इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं ड्राइंग फॉर्मेशन के पहले, राइट। द फर्स्ट पॉइंट इज द ज्योमेट्री ऑफ द प्लॉट। तो ज्योमेट्री ऑफ द प्लॉट में हम लोग ये देखते हैं कि आपका प्लॉट का साइज क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमको कोरिलेट करना है हमको। सेकेंडली लेवल डिफरेंस इन दी प्लॉट, जैसे कि बहुत जगह पे हम लोगों ने देखा होगा मेनली हिली स्टेशंस में कि जहां पर आपके जो प्लॉट्स है वो लेवल डिफरेंस में होता है। तो बिसाइड्स ऑफ कटिंग एंड फिलिंग ऑफ द प्लॉट, जिसमें आपका एक मेजर अमाउंट ऑफ जो बजट रहेगा वो आपका उसमें एक्सपांड हो सकता है। तो हम लोग लेवल डिफरेंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमको प्लान करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द ब्लॉक फॉर्मेशन। ब्लॉक फॉर्मेशन इज समथिंग अबाउट की जो पैटर्न्स ऑफ द प्लानिंग में आता है फ्रेंड्स। जैसे हम लोग जो होता है लाइन, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग जब भी प्लानिंग पैटर्न फॉलो करते हैं तो आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि डायरेक्ट जो है क्यूब फॉर्मेशन में प्लानिंग होती है। ये मेनली यूज होता है जहां पर हम लोगों को स्पेस अच्छी होती है और हम लोग फार्म हाउस पैटर्न में या हमारे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है, वहां पर हम लोग ब्लॉक फॉर्मेशन यूज करते हैं। ब्लॉक फॉर्मेशन जो होता है मेनली फ्रंट फसाड टाइप में, या जैसे मैंने आपको इनिशियल बताया गोल्डन रेशियो जो ज्योमेट्री शेप जो होता है प्लॉट्स का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ब्लॉक फॉर्मेशन फॉर्म में भी जो है डिजाइनिंग कर सकते हैं। Then the last point comes with the shape of the front facade. जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ओके, ये आप जो देख रहे हैं एलिवेशन, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, ये एलिवेशन जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये एलिवेशन जो है ये हम लोगों ने डिजाइनिंग इस तरीके से करा है कि हमको जो फ्रंट फसाड है, राइट, जैसे कि आप यहाँ टावर देख रहे हैं, टावर में जो हमने एलिमेंट्स यूज कर रखे हैं, यहाँ पर जो शेरा पैनल्स यूज हुआ है, यहाँ पर कुछ ज्योमेट्री या फॉर्मेशन देख रहे हैं कि हमने कैसे पॉपआउट बालकनी को बाहर निकाल रखा है, हम लोगों ने किस तरीके से वी हैड यूज्ड दिस स्लाइडिंग डोर्स एंड द विंडोज, हम लोगों ने किस तरीके से स्टोन फॉर्मेशन यूज कर रखा है। तो ये सारी चीजें जो फॉर्मेशन हुई है क्लाइंट्स, ये आपके फ्रंट फसाद को देखते हुए हमने प्लानिंग करी थी, उसके अकॉर्डिंग चीजें फॉर्म हुई है, राइट। नाउ वी कम्स विद द सेकंड पॉइंट, जैसे कि लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैंने आपको इनिशियली बताया था। जैसे कि आप यहाँ पर इंडिया का एक मैप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अलग अलग कलर्स में कुछ फॉर्मेशन आ रहा है, ये समथिंग अबाउट जोन फॉर्मेशन होता है। जैसे कि बहुत से लोगों को या बहुत से फ्रेंड्स को हमारे ये डाउट होता है कि यदि हम लोग बीइंग अ मेक माय हाउस, यदि हम लोग डिजाइन कर रहे हैं इंदौर रीजन में बैठ के, तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि साउथ में आपका घर बन रहा है तो आपके लिए क्या बेटर है, गुजरात में आपका घर बन रहा है तो कैसे बेटर है। तो एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 जोन डिफाइंड है फ्रेंड्स, तो ये जोन इंडिकेट करते हैं कि आपके वहां पर सॉइल कैसी है, क्या कैपेसिटी है, इसका एक ब्रीफ डाटा हम लोगों के पास है, जिसको कि हम लोग ध्यान में रख के ये देखते हैं कि यदि आपका घर जिस भी लोकेशन में इंडिया में बन रहा है तो वहां पर सॉइल कैपेसिटी कैसी है, किस तरीके से वहां पर हम लोग जो सेकंड पॉइंट है कि वेदर और टेम्परेचर वेरी कर रहा है, राइट। जैसे कि हम लोगों को फ्रेंड्स पता है कि हमारा जो विंड सर्कुलेशन इंडिया में होता है वो 2 तरीके से होता है। एक आपका होता है फ्रेंड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, ओके, एक आपका होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, डिफरेंट सीजन्स में। तो आपके लिए कौन से एयर सर्कुलेशन बेटर है आपका जहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि मेरे किसी फ्रेंड का जो घर बन रहा है वो नॉर्थ जोन में बन रहा है, राइट। वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमको पता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड है, तो हमारे लिए जो है हॉट एयर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सनलाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जब भी डिजाइन फॉर्म करेंगे तो हमको ये चीजों का ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द हॉट समर या ड्यूरिंग द कोल्ड समर जो है हॉट एयर हमारे घर में आए, राइट, और जो सनलाइट है वो मैक्सिमम टाइम हमारे घर में रहे, राइट। वैसे ही यदि मैं नॉर्थ फेज में आ जाता हूँ और साउथ फेज में आ जाता हूँ तो साउथ फेज जो है हमारा हॉट वेदर कंडीशन है, राइट। तो जब भी मैं वहां के लिए डिजाइन करूंगा या मैं वहां पर घर बना रहा हूँ तो मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है कि साउथ में जैसे विंड फ्लो ज्यादा होता है ड्यू टू सी, ओके, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हम किस तरीके से प्रोजेक्शंस निकालेंगे कि सी के कारण जो है हाई विंड्स के कारण जो है हमको दिक्कत ना आए, राइट। सेकेंडली जैसे कि हॉट वेदर मैंने आपको बताया, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि साउथ फेसिंग जोन ये जो हमारा गर्म भाग है घर का उसको हम अधिकतर बंद रखे, या इन केस यदि हमारा साउथ फेसिंग हमको ओपन भी रखना पड़ रहा है तो हम कुछ इस तरीके से चीजें यूज करें जैसे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है तो किस तरीके से जो है एयर को हम लोग थोड़ा सा फिल्टर करके कोल्ड फॉर्म में हमारे घर में ला सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो ये चीजें हम लोग इसमें वेरी करेंगे जो कि मैंने अभी आपको क्रॉस वेंटिलेशन के पॉइंट्स बता दिए। हमारा आता है फ्रेंड्स के ड्रेनेज और सीवेज को हम लोग किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स होता है कि जब भी आप लोकल कॉन्ट्रैक्टर से घर बना रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि हम लोग एक स्मॉल अमाउंट के लिए सोचते हैं कि यार हम लोग आर्किटेक्ट्स या इंजीनियर्स को 50 अमाउंट या 2% या 3% ऑफ द प्रोजेक्ट क्यों दें।
पर आई थिंक दैट इज अ लॉस फॉर अस, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए जब भी आप घर बनाना चाह रहे हैं तो मिनिमम जो भी हम बजट लेके चल रहे हैं, सपोज हम लोगों ने 50 लाख का बजट लिया, राइट? तो 50 लाख के बजट में जब हम लोगों ने घर करना स्टार्ट कर दिया, और यदि फ्रेंड्स हमको एक भी वॉल्स यदि तोड़नी पड़ी साइड पे, तो वो हमको ऐसा लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, पर ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। जब भी आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन के दौरान में प्री प्लानिंग सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपकी सारी चीजें प्री प्लान होगी फ्रेंड्स, तो आपके कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग में आपको एक भी ब्रिक को आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, जो कि वेस्टेज ऑफ मनी आपका बचाएगा। जो कि मैंने इनिशियली आपको बोला था कि क्लाइंट बजट जो होता है, तो वो क्लाइंट बजट के लिए ड्रेनेज और सीवेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है कि जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, हम लोग ड्रेनेज और सीवेज का ध्यान नहीं रखते हैं कि किस तरीके से मेन सीवर लाइन गई है, हमको कहां पर किस तरीके से पाइप्स को वॉल्स के अंदर एम्बेडेड करना है। क्या होता है कि हमने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, फिर अलग से हमने पॉइंट्स जो पाइपलाइन से हमारी वो इंडिकेट करी, तो वो अलग ही हमने बहुत ही अच्छा फ्रंट फसाड बना लिया, हमने बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली, पर जो हमारे पाइप्स है वो हमारे घर के फ्रंट में आ गए, जो कि हमारा पूरा लुक खराब कर देते हैं। तो ड्रेनेज और सीवेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो कि मेक माई हाउस बहुत अच्छे से समझता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि इनिशियली मेक माई हाउस होता है वो आपकी रिक्वायरमेंट को बहुत बेसिक वे में समझता है, फिर उन रिक्वायरमेंट्स को है बहुत ही बेटर वे में हमारे आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स उसको एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस को आपकी फैमिली डिटेल्स के साथ कोरिलेट करते हुए आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उस ड्राइंग का फॉर्मेशन करते हैं फ्रेंड्स, राइट? हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस यूटिलाइजेशन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लॉट, राइट? फ्रेंड्स बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक एक दो पॉइंट्स मेरे रह गए जो मैं आपको इंडिकेट वापस कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो ड्रेनेज और सीवेज भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि एक फ्यूचर प्रोजेक्ट मीन सपोज कीजिए आपकी लोकेशन में जहां भी आप घर बना रहे हैं, तो वहां पर कुछ फ्यूचर एक्सपांशन या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो नहीं आने वाले हैं। यदि वो प्रोजेक्ट्स भी आते हैं तो उसको इंडिकेट करके, जो हम लोग आपने सुनी होगी टर्म्स एफएसआई एफएआर जो होता है, सेटबैक्स होते हैं, तो ये लोकल गवर्नमेंट्स लोकल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन होता है। ये जो एफएसआई एफएआर जो सेटबैक्स वगैरह चलते हैं फ्रेंड्स, ये डिपेंड करते हैं कि आपकी कॉलोनीज, ये जहां पर भी आपने प्लॉट लिया है कौन सा रजिस्ट्रेशन में हुआ है। जैसे सपोज कीजिए टीएनसी अप्रूवल यदि आपके वहां पर है, तो वहां पर कुछ मैंडेटरी सेटबैक्स उन लोगों ने आपको गाइड कर रखे होंगे, जो कि आप लोगों को हमको बताना रहता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करते हैं। यदि आपकी जो प्लॉट है या जो कॉलोनीज में हमने प्लॉट लिया है, यदि वो रेरा डिफाइंड है, तो वहां पर ऐसे सेटबैक्स रिक्वायर्ड नहीं होते। वहां पर हम लोगों को हमारे अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम लोगों को वेंटिलेशन चाहिए, जिस तरीके से हमको जो है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में भी कवर करने वाले हैं, जो मैं आपको दिखा रहा था, स्पेस यूटिलाइजेशन होता है, तो किस तरीके से स्पेस यूटिलाइज करके हम लोग उन चीजों को फॉर्म आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो लेट्स कम विद द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है स्पेस यूटिलाइजेशन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लॉट। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, मैंने आपको एक सैंपल इमेज दिखा रखी है, जिसमें कि आपको ये दिख रहा है, ओके, सैंपल इमेज में आपको दिख रहा है कि जैसे ये जो हमारी ड्राइंग्स है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर किस तरीके से हमने यहाँ पर ऑफसेट दे रखे हैं। जरूरी नहीं है कि स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए हमको चारों तरफ से स्पेस को छोड़ना पड़े। एज पर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन, सपोज कीजिए कि मुझे वेस्ट से मुझे पता है कि एयर सर्कुलेशन बहुत बेटर वे में आएगा, या मेरे प्लॉट के वेस्ट साइड में ओपन एरिया है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो मैं वहां पर इस तरीके से वेंटिलेशन या जो है ओपनिंग्स प्रोवाइड करूंगा कि मेरे लिए यूजफुल रहे। तो आई रिपीट फ्रेंड्स की सारी ऑल डायरेक्शन से आपको स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि आर्किटेक्ट का जो मेन रोल होता है वो होता है स्पेस मैनेजमेंट ही रोल होता है, जिसके लिए पब्लिक हमारे पास आती है। तो स्पेस यूटिलाइजेशन जो है हम लोग बहुत बेटर वे में करेंगे इसमें, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट पॉइंट से वापस से इंडिकेट करते हैं एज पर द डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको इनिशियली पेज में बताया था कि एज पर द डायरेक्शन जो होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ हो सकता है, और कोई मिड वे हमारी जो होती है, जैसे 16 डायरेक्शंस की हम लोग बात करें, तो आइदर इट कैन बी नॉर्थ ईस्ट, आइदर इट कैन बी नॉर्थ वेस्ट। तो किस तरीके से हम लोग वास्तु का ध्यान रखते हैं, किस तरीके से हम चीजों को वर्कआउट करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप इमेज यहाँ पर एक देख पा रहे होंगे, फ्लो प्लान का सैंपल हम लोगों ने ले रखा है, राइट? ओके, तो जैसे कि आप ये प्लान को देख रहे हैं, फ्लो प्लान का जो सैंपल हमने ले रखा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको इंडिकेट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जैसे यहाँ पूजा प्लेस कर रखा है। यदि आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही तो थोड़ा सा आप जूम करके एक्सपांड करके देख सकते हैं, राइट? जैसे हमारा जो पूजा होता है, ये बोला जाता है कि हमारा पूजा एक्सेप्ट नॉर्थ सेंटर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या नॉर्थ में होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे हमने इस घर में जो है हमारा पूजा जो है कोशिश करी कि हमने नॉर्थ में प्लेस करा है, राइट? हमारा ड्रॉइंग रूम जो होता है वो हमने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वर्कआउट कर रखा है, राइट? उसके बाद आप टॉयलेट देखेंगे तो टॉयलेट्स को फ्रेंड्स हम लोगों ने वेस्ट डायरेक्शन में ही प्रोवाइड करा है। हमारा मास्टर बेडरूम जो है वो हम लोगों ने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दे रखा है, राइट? हमारा ऑफिस सेक्शन हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट में दे रखा है। स्टेयरकेस जो कि एक
हेवी अरेंजमेंट होता है जिसको हमको साउथ में रखना चाहिए, हमने साउथ में रखा है। ओके, एंड द किचन जो लास्ट जो मेन होता है, जो घर की लेडीज होती है, या जो हम लोग बोल सकते हैं कि जहां पर घर का जो हमारा जो भी फॉर्मेशन होता है, खाना बनता है, वो हमको साउथ ईस्ट में रखना चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है फ्रेंड, जिसका हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और उस तरीके से ही हमने इसको फॉर्म कर रखा है। तो ये प्लान में आप देख सकते हैं, सारी चीजें हमने ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रखी है, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे, जो कि है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है और क्या उसका मीनिंग होता है, राइट। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है बिल्डिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है और हम लोग उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी आपने कहीं पे भी प्लॉट परचेज कर रखा है, राइट, तो जरूरी नहीं है कि आपके जो आइट साइड जो नेबर्स है वो नेबर्स भी उतने ही हेल्दी वे इन्वायरमेंट में रहते हैं। यह हो सकता है कि आपके घर के पास में कोई स्लम एरिया हो, या हो सकता है कि आपके घर के सामने की तरफ में जो व्यू आपको मिल रहा है बिल्डिंग का, वो इतना अच्छा बेटर वे में हैप्पी इन्वायरमेंट नहीं दे रहा हो। तो जरूरी नहीं है कि वो प्लॉट हमारे लिए खराब है, हम लोग उसको अपने ओन वे में क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल पे हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग है इसके सामने हम लोग एक छोटा सा फाउंटेन क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो ये फाउंटेन क्रिएट करने से क्या होता है कि सपोज कीजिए कि हमारी बिल्डिंग के ठीक सामने एक रोड है या कोई मार्केट है, और तो हम लोगों को ये देखना है कि जब भी हम लोग बाहर सिट आउट में बैठ रहे हैं या हम लोग बाहर यदि व्यू कर रहे हैं, तो हमको डायरेक्टली एक मार्केट या एक क्राउड एरिया ना दिखे। तो फाउंटेन देने से क्या होता है फ्रेंड्स की एक लाइव यूनिट हमारे सामने चलती है, जो हमको एक जो है लाइवलीहुड का एग्जांपल देती है, जिससे कि हमको एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंस फील होता है। तो ये फाउंटेन जो है आप आपके फ्रंट फसाड में ले सकते हैं, या आप छोटे से फॉर्मेशन में ले सकते हैं, किसी भी वे में आप जो है फाउंटेन का यूज कर सकते हैं फ्रेंड। सेकेंडली जो एग्जांपल है यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कुछ ग्रीनरी का यूज करा है। ये वाला एग्जांपल में आप देखेंगे कि विद द नेट जो है हमारी नेट के साथ साथ में एक इनडायरेक्ट विजन हमने दिखाया है। कुछ हमने जो है आप देख सकते हैं कि वर्टिकल गार्डन या वर्टिकल प्लांटेशन का यूज करा है। तो ये मेनली मान लीजिए कि हम लोगों ने जो है बहुत ही जिसे हमने जहां पर भी हमारा घर बनाया है, हम लोग कोई अल्ट्रा मॉडर्न थीम पे चल रहे हैं, हमको हमारा घर जो है बहुत खुला खुला प्लान आउट करना है कि जैसे मेनली जो है लाइटिंग हमारे घर में आए, हमको विजन प्रॉपर दिखे, राइट। तो उसके साथ साथ में हमको ये देखना है कि यार कोई इनडायरेक्ट विजन हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि हम लोग बाहर गैलरी में बैठे हैं तो सब लोगों को क्राउड को हम लोग दिखे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये वर्टिकल गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर होता है। उससे क्या होता है कि इनडायरेक्ट विजन होता है। सेकेंडली जो हमारा हॉट रीजन होता है, जैसे हम लोग साउथ की बात कर रहे थे, तो वहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी विंड एयर हमारी चल रही है, जब भी हम वर्टिकल गार्डन प्लेस करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि एयर का जो टेम्परेचर होता है उसमें थोड़ा सा चेंज होकर कोल्ड एयर हमारे घर में आती है। तो एक लाइवली एग्जांपल वो है फ्रेंड्स। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने कुछ है प्रीफेब्रिकेटेड प्रीफेब्रिकेटेड या आप बोल सकते हो कि कुछ हम लोगों ने इस तरीके से स्क्रीनिंग को यूज कर रखा है कि इनडायरेक्ट विजन हमारे घर में दिख रहा है। सेकेंडली हम लोगों ने कुछ प्लांटेशन का यहाँ पर भी यूज कर रखा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है फ्रेंड्स जिसमें आप लोग जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का यूज कर सकते हैं घर में, जो कि मेक माई हाउस बहुत अच्छे से यूज करता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करता है, राइट। उसके बाद में हम लोग आते हैं कि जैसे हमने इनिशियली देख लिया रिक्वायरमेंट, हमने क्लाइंट की समझ ली। ओके, रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमने ये समझ लिया कि फैमिली डिटेल्स क्या है। फैमिली डिटेल्स का ही एक पॉइंट आता है कि कौन से रूम में कौन रहने वाला है, राइट। जैसे कि फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे होंगे कि रूम्स एंड प्राइवेसी कंट्रोल टू बी यूज्ड एज पर द फैमिली मेंबर्स लाइक पेरेंट्स, किड्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सर्वेंट्स एक्सेट्रा। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक एज डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, राइट। जैसे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और जो हमारे किड्स होते हैं, इन दोनों में काफी एज डिफरेंस होता है, इन दोनों के लिविंग स्टाइल में काफी यूज होता है। तो एज पर दी फैमिली डेफिनेटली हम लोग उनको उस वे में वो लोग ढल जाते हैं, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका जो एक की फैक्टर होता है, एक जो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो प्रीफर करते हैं, तो वो होता है। सेकेंडली हमको एक प्राइवेसी भी देखनी पड़ती है कि जो हमारे किड्स है, किड्स का रूम कुछ इस तरीके से हमको प्लेस करना पड़ता है कि वो हमारी नजर के सामने रहे, मीन दे शुड बी इन फ्रंट ऑफ आवर विजन, राइट। लाइक इफ यू आर हैविंग द मास्टर बेडरूम ऑफ द पेरेंट्स, so with the parents room the kids room should be attached or it should be in a place that is not affecting the privacy, means इस जगह पे होना चाहिए जहां पर प्राइवेसी हमारी इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक बोल सकते हैं 90s या 90s के बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा खुले में रहना पसंद है फ्रेंड्स, क्योंकि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आप फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट, फॉर द बेटर हेल्दी लाइफ आप लोग सिटीज में जो है शिफ्ट हो गए, बट आपके जो पेरेंट्स है वो विलेजेस में रहते थे, वहां पर खुले खुले में उनको रहना पसंद था।
अब जब वो सिटीज में आ गए, आपने बहुत अच्छा घर बना लिया, आपने बहुत अच्छा इंटीरियर कर लिया फ्रेंड्स, पर कहीं ना कहीं जो होता है विद इन नेचर, यदि वो लोग रहना चाह रहे हैं, उनके खुलेपन में रहने की आदत है, हमको घर में ये लोकेशन देखना चाहिए कि हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स का रूम कहाँ पर रिलोकेट करें। उनके रूम के पास में आइदर हम लोग कुछ कोर्टयार्ड प्लान कर ले, या तो फिर हम लोग जो पोर्शन है फ्रंट वाला, जो फ्रंट यार्ड होता है, वहां पर हम लोग उनका रूम प्रोवाइड करें, ताकि उनको जो है बाहर का विजन मिलता रहे और वो नेचर से क्लोज अपने आप को फील करे, राइट। तो जैसे कि अभी फ्रेंड्स आप एक एग्जांपल देख रहे होंगे, मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है स्क्रीन पे, जैसे आप देख रहे हैं बच्चे किड्स एरिया मैंने कुछ दिखा रखा है, जैसे मैंने घर में एक बैकयार्ड में कुछ एक गार्डन फॉर्म कर रखा है, आपको शायद यहाँ पर दिख रहा होगा, दो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये इस तरीके से भी फ्रेंड्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं कि बैक साइड वाले पोर्शन में हमने कुछ इनर कोर्टयार्ड प्लान कर दिया, बच्चों के साथ साथ में ग्रैंड पेरेंट्स का रूम हमने बैक साइड में रख लिया, जिससे बच्चों के लिए प्ले जोन भी हो जाता है, बड़ों के लिए एक सिटिंग एरिया विद दी लाइवलीहुड विद दी नेचर भी वो लोग बैठ सकते हैं, और पूरा प्राइवेसी कंट्रोल भी फ्रेंड्स हम लोगों के पास में, राइट। उसके बाद में आप सेकेंडली, जैसे स्क्रीन पे मैंने आपको एक प्लान शो कर रखा है फ्रेंड्स, तो प्लान जो इंडिकेट मैंने कर रखा है दैट इज जस्ट फॉर द कंसर्न कि हम किस तरीके से जो है ओरिएंटेशन हो सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि हमने मास्टर बेडरूम, पेरेंट्स रूम, किस रूम को किस तरीके से प्लेस कर रखा है, एक विजन हम लोगों का है। जैसे मास्टर बेडरूम के सामने, जैसे मान लीजिए कि सपोज यू आर ओनली द पर्सन इन योर फैमिली, कि जो आपको ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखना रहेगा, आपको बच्चों को भी देखना रहेगा, तो आपका बेड का प्लेसमेंट जो है, आपका बेडरूम का प्लेसमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि पेरेंट्स का रूम, ग्रैंड पेरेंट्स का रूम, प्लस आपके किड्स का रूम, प्लस आपका जो किचन वाला एरिया है, प्लस आपका एंट्रेंस जो रहे वो इस तरीके से रहे कि आपका विजन पूरे घर में रहे फ्रेंड्स। तो ये जिसे हम लोगों ने इस प्लान में आपको एक छोटा सा एग्जांपल इंडिकेट कर रखा है कि जैसे मेरा मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम के पास ही में मेरा ग्रैंड्स रूम आ गया, पेरेंट्स रूम, उसके बाद में मेरा किड्स रूम आ गया है, जिससे कि दोनों तीनों जगह मेरा विजन रहेगा। उसी के डायगोनल फॉर्म में मैंने ड्राइंग रूम रख दिया है, जिससे कि बाहर ड्राइंग में यदि कोई 4 लोग बैठा है तो हम लोगों को वहां भी नजर रहे, साथ में किचन भी रहे। तो एक प्रॉपर सर्कुलेशन फ्रेंड्स हम लोगों ने इसमें बना रखा है, राइट। इस तरीके से हम लोग रूम प्राइवेसी कंट्रोल की, और सेकेंडली कौन कहां पर रहने वाला है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मेक माई हाउस के साथ में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखने मिलेगा, राइट। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें हम लोग बताना चाह रहे हैं आपको एयर सर्कुलेशन विद क्रॉस वेंटिलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकेशन के अकॉर्डिंग चीजें वेरी होती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ह्यूमिडिटी, कि सपोज कीजिए मैंने घर को बहुत खुला खुला बना लिया, मैंने सब जगह ओपननेस दे दी, पर आपने देखा होगा घरों में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है फ्रेंड्स, राइट। तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने यदि बहुत डेली यदि ध्यान दिया हो घरों में, तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स की जो विंडो होती है, विंडो का प्लेसमेंट हमेशा जो होता है वो एक बॉटम लेवल पे होता है, वेंटिलेशन का जो प्लेसमेंट होता है वो टॉप लेवल पे होता है। आजकल तो हम लोग फ्रेंड्स एसी वगैरह एयर कंडीशनिंग यूज करने लग गए हैं, बट डेफिनेटली बहुत से मेरे फ्रेंड्स होंगे जो लोग एयर कंडीशन को जो है ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, उनको जो है नेचुरल वेंटिलेशन की जरूरत है। तो फ्रेंड्स हम लोग वेंटिलेशन और विंडो के साथ साथ में हम लोग इन चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा रखा है, आप इसमें देख सकते हैं कि हम लोगों ने विंडो फॉर्मेशन दी है, उसके साथ में हमने सीलिंग में कुछ एक रूफ में वेंट दे दिया है। या आप लोग हमारे घर में, जैसे हम लोग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, तो हम लोग विंडो का प्लेसमेंट डाउन में रखते हैं, हमारा वेंटिलेशन का जो प्लेसमेंट है हम लोग टॉप में रखते हैं, जिससे कि ये हो फ्रेंड्स कि हमारी कोल्ड एयर जो है वो हमारे घर में आ जाए और हॉट एयर जो है वो हमारे घर के बाहर निकल जाए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको फ्रेंड्स दूंगा, जो अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आजकल क्या होता है फ्रेंड्स की जो एयर, जो आपका सीलिंग होता है, मतलब जो आपका फैन होता है, फैन जो है आपका क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेट करता है फ्रेंड्स। तो इसका बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि सपोज कीजिए किसी सीजन में आपको जो है वार्म एयर को प्लेस करना है, कोल्ड एयर को बाहर करना है, तो यू कैन यूज इट एंटी क्लॉकवाइज। और यदि आपको जो है कोल्ड एयर को अंदर करना है और हॉट एयर को बाहर करना है, तो आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग इंडिया में टेक्निकली एंड विद द माइंडसेट ऑफ द नेचर हम लोगों को दोनों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, और बैलेंस करके हम लोग चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको मेक माई हाउस में बहुत अच्छे से देखने मिलेगी, जिसमें जो है आपकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो गया, आपका एयर सर्कुलेशन किस तरीके से आ रहा है, आपका टेम्परेचर हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हम लोग टेम्परेचर की फ्रेंड्स अभी बात कर रहे थे, तो टेम्परेचर देखिए हम लोग सारी चीजों को अफेक्ट करके तो टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल करेंगे ही करेंगे, बट बेसिकली कहीं पे बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हमारे पास टेम्परेचर जो इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। मींस ये जो हमारे थोड़े बहुत प्रिकॉशन है प्लानिंग में जो कि हम लोग लेना चाह रहे हैं, ये एक मिड रेंज के टेम्परेचर पे बहुत अच्छे होते हैं, बट डिसाइड्स ऑफ दैट वहां पर हो सकता है कि बहुत ज्यादा माइनस में हमारा टेम्परेचर हो, या बहुत ज्यादा जो है प्लस में 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस हमारा टेम्परेचर हो। तो वहां पर कुछ टेक्निक्स होती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, राइट। जैसे कि आप देख रहे होंगे इमेज में
फर्स्ट पॉइंट इज द कैविटी वॉल। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनते थे, वो कोल्ड स्टोरेज में हम लोग कैविटी वॉल्स का यूज कर सकते थे। बट आजकल क्या होता है, विद द इंक्रीज इन द टेक्नोलॉजी और सारी चीजों के साथ साथ हम लोग रेसिडेंशियल प्लानिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कैविटी वॉल क्या होता है, जैसे आप ये इमेज में देख रहे होंगे फ्रेंड्स, कि यहाँ पर दो वॉल्स के बीच में या तो हम लोग कुछ गैप प्लेस करते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर कुछ शीट्स आती है, वो शीट्स हम लोग प्लेस करते हैं, जिससे कि आउटर का जो टेम्परेचर है और अंदर का जो टेम्परेचर है दोनों में डिफरेंस हो जाए फ्रेंड्स, राइट। तो केविटी वॉल का हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंडली आता है फ्रेंड्स कोबा, राइट। कोबा इज समवॉट कि हम लोग जो हमारी स्लैब होती है, टॉप मोस्ट स्लैब होती है हमारे घर की, उसके ऊपर जैसे आप ये फ्रेंड्स इमेज में देख रहे होंगे, एक बंदा जो है रेड पिक्स का कुछ यूज कर रहा है, तो ये फ्रेंड्स कोबा फॉर्मेशन होता है। इससे आपके वेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके माइंड्स में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यार मैं घर पे मेरी जो स्लैब है उसके ऊपर मैं और ईंटें डाल दूंगा तो मेरा लोड हैवी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये लाइट वेटेड होता है। सेकेंडली जो है ये टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। जैसे कि आपके घर का यदि टेम्परेचर 25-27 डिग्री यदि बाहर है, तो अंदर में आपका टेम्परेचर कुछ कंट्रोल हो जाएगा, राइट। तो कोबा जो होता है, आजकल 99% पब्लिक जो है कोबा का यूज कर रही है अपने घर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सेकेंडली आपको ये जो है लीक्स जो लीकेज वगैरह जो चांसेस होते हैं कि हमारे घर में लीकेजेस वगैरह हो जाएगा, उन चीजों का भी इन चीजों में ध्यान हो जाता है। उसके बाद आता है परफोरेटेड वॉल्स। जैसे कि फ्रेंड्स आपको इनिशियली मैंने स्क्रीनिंग में एक वॉल दिखाई थी परफोरेटेड वॉल। तो इस तरीके से जो हम लोग इसको यदि देसी लैंग्वेज में यूज करें तो ये जो जाली वाली जो वॉल्स आती है, राइट, उसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि विजन भी आपका, स्क्रीनिंग भी क्लियर होता है फ्रेंड्स, साथ ही साथ में जो होता है आपका कुछ एक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर भी कंट्रोल हो सकता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि जो जैसे कि हम लोग नॉइस पोल्यूशन की भी बात करते हैं कि सपोज करिए हमने कहीं पे घर बनाया है, हमारे साइड में मार्केट एरिया में हमने घर बना रखा है फ्रेंड्स, तो नॉइज भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये सारी चीजों का यूज करके, जैसे कैविटी वॉल हो गया, परफोरेटेड वॉल्स हो गया, कुछ अमाउंट को हम लोग जो है फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद लास्ट पॉइंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, बायोफिलिक डिजाइन हो गई, ये फ्रेंड मोरलेस तीन ही चीज होती है। ग्रीन हाउस और बायोफिलिक डिजाइन में फ्रेंड्स हम लोग ये यूज करते हैं कि मेनली 90% या हम लोग बोल सकते हैं कि हम जो भी एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं घर में, वो एलिमेंट्स को जो है फ्रेंड्स हम लोग जो है प्लांटेशन के थ्रू, वाटर के थ्रू, स्टोन के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके फ्रेंड्स मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने एक प्लान देखा होगा, इस प्लान में फ्रेंड्स आप देखेंगे तो हम लोगों ने जो आप देखेंगे स्टेजेस के पास में जो हमारा लैंडस्केप है, जो हमारे स्टेजेस के बॉटम में जो एरिया होता है, वहां पर हमने कुछ प्लांटेशन यूज कर रखे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, कुछ इंडोर प्लांट्स भी आते हैं आजकल, तो आउटडोर रीजन में हमने आउटडोर प्लांट्स यूज कर रखे हैं। उसके बाद हमने कुछ ऐसे किचन गार्डन टाइप में पोर्शन दे रखा है जो कि ग्रीनरी फॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमारा जो कोर्टयार्ड है फ्रेंड्स, कोर्टयार्ड में हमने ग्रीनरी यूज कर रखा है। और इसी के साथ साथ एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इंदौर में कुछ प्रोजेक्ट करे फ्रेंड्स, जिसमें कि ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये इंदौर लोकेशन की है, जिसका कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने करा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे हमारा जो लिविंग एरिया के साथ में इंदर में हमने किस तरीके से कोर्टयार्ड को प्लेस करा है, और कोर्टयार्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से एक नेचुरल फीलिंग हमको दे रहा है लिविंग में, और कैसे ही साथ साथ में चीजें जो है हमको एक नेचुरल फील आता है हमारे प्लांटेशन के साथ में। एक हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर की बात कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा टॉपिक है एम्बियंस, जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो एम्बियंस में फ्रेंड्स ये होता है कि एक लाइवलीहुड फील आता है, एक नेचर से क्लोज हमको फील आता है। या तो आप इसको घर में कोर्टयार्ड में कर सकते हैं, या जैसे आप नीचे फ्रेंड्स देखेंगे कि हमने टेरेस में एक छोटा सा गार्डन फॉर्मेशन कर रखा है, या तो वॉल, जैसे यदि हमारे पास स्पेस की कमी है तो हम लोग जो है वॉल गार्डनिंग, जो हम बोल सकते हैं वर्टिकल गार्डनिंग यूज कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स हम लोग जो है हमारे जो है टेरेस गार्डन टाइप में कुछ प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो फ्रेंड्स ये एम्बियंस के साथ साथ हमको नीचे के क्लोज में भी लाता है, प्लस हमारे स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से यूज होता है, जो कि आप देख रहे हैं कि मेक माई हाउस में तो लाइवली कर चुका है। पर आपके फ्रेंड्स को यदि आपको ऐसा करवाना है तो डेफिनेटली यू कैन कम टू द मेक माई हाउस, राइट। उसके बाद में फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि नीचे के क्लोज में हम लोग किस तरीके से आ सकते हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर और मैंने आपको दिखा रखे हैं कि जैसे हमारा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि कनेक्टिविटी विद द नेचर एंड द नेचुरल एलिमेंट्स, राइट। तो द फर्स्ट थिंग इज द वाटर किस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इमेज में फ्रेंड्स एक पूल एरिया देख रहे हैं, पहले मैंने आपको एक फाउंटेन दिखाया था, इसी तरीके से आप छोटे छोटे कुछ फाउंटेन्स होता है जिसको हम लोग विंडोज में प्लेस कर सकते हैं, या हम लोग कुछ स्टोन वॉल्स को क्रिएट करके एक वाटर लेन को फॉर्म कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद आता है सैंड एंड दी सॉइल, राइट। जैसे कि अभी हम लोगों को पता है कि आजकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं, तो हम लोग कुछ टेबल्स को यूज कर सकते हैं जो कि हमारे ट्रैक पाथ में हम लोग काम में ले सके। हम कुछ स्टैंड को यूज कर सकते हैं घर में कोर्टयार्ड में, जिसमें हम लोग योगा वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह कर सके। तो ये भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में प्लांटेशन, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कोर्टयार्ड फॉर्म हमने कर रखा है, तो हमने यहाँ पर
हमने वाटर का भी यूज कर रखा है, हमने यहाँ पर जो है प्लांटेशन का भी यूज कर रखा है, हमने स्टोन्स का भी यूज कर रखा है। तो आपके घर में आप कुछ ऐसा एरिया फॉर्म कर सकते हैं जहां पर जो है आपको आउटडोर में जाने की जरूरत ना पड़े, एंड विद दी कनेक्टिविटी विद द नेचर आपको सनलाइट प्रॉपर, आपको जो सनलाइट मिल रहा है, आपको प्रॉपर जो है विंड सर्कुलेशन, एयर एम्बियंस आपको मिलेगा। उसके बाद में आपको जो है प्लांटेशन प्रॉपर मिल रहा है, नेचर से रिलेटेड आपको वाटरिंग प्रॉपर मिल रही है। जैसे हम लोग कुछ, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम लोग घर में कुछ पेट्स वगैरह रखें, तो दैट इज द बेस्ट प्लेस टू कीप देम। ओके, तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स आप लोग जो है मेक माई हाउस के साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इन चीजों को ध्यान में रख के ही हमेशा प्लानिंग करते हैं। राइट, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आता हूँ एंड टू एंड सॉल्यूशन में। इस टॉपिक का मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि जैसे हम लोग जो भी डिजाइनिंग कर रहे थे, राइट, जैसे हमने अभी आपको स्टार्टिंग टू एंड जो भी चीजें बताई है, सपोज हम लोग जो है आपकी रिक्वायरमेंट समझने की बात कर रहे हैं, या हम लोग उसकी बात करें कि हमने किस चीजों को फॉर्म करा है, या हमने कैसे आपको कनेक्ट करा है। तो फ्रेंड्स जो एंड टू एंड सॉल्यूशन है, इससे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इनिशियली विद द प्लानिंग, लेकिन सपोज कीजिए कि आपने सिर्फ आपके घर का नक्शा ही बहुत सिस्टमेटिक वे में बनवा लिया, तो विद योर फ्लो प्लानिंग ओनली आपका जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम लोग ध्यान में रख के फ्लो प्लान को प्लान करते हैं। आपकी स्पेसेस जो है उसको कैसे वर्कआउट करना चाहिए, आपकी स्पेसेस में आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था ड्रेनेज और सीवेज का, तो ये बहुत ही अच्छा उसमें एग्जांपल है कि यदि आपकी पाइपलाइंस वगैरह जाने वाली है, आप एसी कंडक्टिंग करवाने वाले हैं, तो इन चीजों को कहां पर स्पेस निकालना चाहिए। जैसे आपको इलेक्ट्रिकल का पता होगा कि इलेक्ट्रिकल में यदि हमारे घर में मेन लाइन जा रही है फ्रेंड्स, तो मेन लाइन जो भी हमारे घर में जा रही है, तो कहां से मेन लाइन जाएगी, उसके लिए एक पर्टिकुलर वॉल्स हमको चाहिए रहती है, जिसमें कि कहीं भी ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, जो कि ये ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स आपको पता रहता है। पर बीइंग अ मेक माई हाउस मेंबर में आपको इनिशियली ड्यूरिंग द प्लानिंग ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं मटेरियल यूजेस कॉस्टिंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया था लोकेशन के अकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे घर को जब हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लोग बाउंड्री वॉल्स बना रहे हो सकता हो कि हम लोग सर्वेंट क्वार्टर्स बना रहे हो, तो कहां पर कौन सा मटेरियल हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन से मटेरियल को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वो सारी चीजें हम आपको देख के बताते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको फ्रंट फसाड का बताया था कि हम लोग जब डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू ही हमको फ्रंट फसाड का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी लोकेशन से किस तरीके से व्यू आएगा, हमको स्क्रीनिंग इफेक्ट का यूज करना है या नहीं करना है, एयर सर्कुलेशन हमारा किस तरीके से आ रहा है, हम लोग प्रॉपर वेंटिलेशन विदाउट एसी कैसे दे सकते हैं। यदि हम लोग जो है रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमको यदि कूलर वगैरह फॉर्म करना है, घर में हम कूलर वगैरह प्लेस करेंगे, तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल हम लोग कैसे करें, वो सारी चीजें फ्रेंड्स हम लोग प्लानिंग के ड्यूरेशन में ही देख लेते हैं। देन लास्ट आता है पॉइंट हमारा फ्रेंड्स इंटीरियर थीम एज पर दी बजट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं आपको इनिशियली स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि हमारा जो टॉपिक है रेसिडेंशियल प्लानिंग, तो डिजाइनिंग का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं होता है कि आप एंड टू एंड डिजाइन, मतलब आप इनिशियली यदि आपने फ्लोर प्लान लिया है तो आपको एलिवेशन भी लेना रहेगा, स्ट्रक्चर भी लेना रहेगा, ठीक है, दैट इज एक्स्ट्रा पर्स फॉर यू। यदि आप सारी डिजाइन लेते हैं, सपोज कीजिए आप जो भी डिजाइन ले रहे हैं, यदि आप सारी डिजाइन ले रहे हैं, तो दैट इज एक्स्ट्रा पर्स फॉर यू, बहुत ही अच्छी बात है आप लोग दे रहे हैं। पर कुछ हमारे यूजर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका बजट नहीं हो, और जो चाह रहे कि यदि हम प्लानिंग भी करवा लेंगे तो इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा, हो सकता है एलिवेशन के टाइम पे, इंटीरियर के टाइम पे हमारे कोई यूज का नहीं रहे। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। यदि आपने किसी भी घर की सिर्फ प्लानिंग भी यदि करवाई है, तो प्लानिंग भी हम लोग इस तरीके से करते हैं कि यदि आप इंटीरियर पे खुद से करवाना चाह रहे हैं, तो आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली प्लेस मिले। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने कोई बेडरूम प्लान करा फ्रेंड्स, तो बेडरूम में मैंने कहां पर आपका बेड का हेड दिया है, विंडो का डायरेक्शन कैसा मैंने आपको दिया है, मैंने एसी का पॉइंट आपको इस तरीके से इंडिकेट करना है कि आपको जो है आपका जो आउटलेट आ रहा है वो किस तरीके से है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें जो है इंटीरियर थीम में भी हम लोग वर्कआउट करते हैं, और उसके लिए आपको जो एंड रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स वो काफी अच्छा मिलेगा। राइट, तो हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड में आपको बताना चाह रहा था कि फ्लो प्लान की इंपॉर्टेंस क्या है, और जैसे कि मैंने आपको मेक माई हाउस के बारे में बताया कि हम लोग जब मेक माई हाउस में काम करते हैं, तो हम लोग किन चीजों का ध्यान रखते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको होते हैं, किस तरीके से आप जो है विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी आपका जो आप लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, तो उसका जो वेस्टेज आप अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग आपके साथ में आपका फ्लो प्लान घर बनाते हैं, और एक बेटर वे में हेल्दी लाइफ हम लोग जीते हैं फ्रेंड्स। राइट, तो थैंक यू फ्रेंड्स। यदि किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन सी आपके पास एक Q&A ब्लॉक है, आप वहां पर जाकर आपके क्वेश्चंस प्लेस कर सकते हैं। आई ट्राई कि मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा फ्रेंड्स। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द Q&A। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चंस पे बात करते हैं। यदि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली हम लोग उसको
कोशिश करेंगे कि हम बेटर वे में आपको उसको समझा पाए। और ब्रीफ में बाकी आप लोग यदि हमसे बात करना चाह रहे हैं या कुछ डिटेल में समझना चाह रहे हैं तो आज ही आप हमारी वेबसाइट makemyhouse.com पे आके लॉग इन कर सकते हैं फ्रेंड्स। वहां पर जो है आपको डेफिनेटली जो है हम लोगों के कॉल्स मिलेंगे और हम आपके बेटर वे में सारी चीजों के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो ओके, तो मैं क्वेश्चंस के आंसर देने स्टार्ट करता हूँ। ओके, कि कुछ फ्रेंड्स के क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन जो मेरे फ्रेंड्स का आया वो ये आया है कि सर आप डुप्लेक्स से क्या मतलब रखते हैं। ओके, देखिए क्या होता है जब भी हम लोग रेसिडेंशियल प्लानिंग की बात करें, हम लोग घर बना रहे हैं तो इसमें ये होता है कि हम कितने नंबर ऑफ फ्लोर प्लान आउट कर रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे कोई लोग होते हैं जो सिर्फ सिंपलेक्स बनाना चाह रहे हैं, मतलब सिर्फ एक ही फ्लोर का घर बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं 2 फ्लोर का घर बनाना चाह रहे हैं। सॉरी, तो फ्रेंड्स जब हम इस 2 फ्लोर के घर को कनेक्ट करते हैं इंडिविजुअली इंटरनल से कि कोई बंदा हमारे घर में आके और अंदर से ही ऊपर जा सकता है तो उसको हम लोग डुप्लेक्स बोलते हैं फ्रेंड्स, राइट। और हमारे फ्रेंड का क्वेश्चन था कि सर बायोफिलिक डिजाइन और ग्रीन हाउस जो डिजाइन है तो इसमें से बेटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बायोफिलिक डिजाइन होती है या जो ग्रीन हाउस डिजाइन होती है मोरल सेम होती है। बायोफिलिक डिजाइन जो होती है मोर एडवांटेजेबल होती है क्योंकि इसमें हम लोग जो मटेरियल्स यूज करते हैं वो मटेरियल्स हम लोग वही यूज करते हैं जो इको फ्रेंडली मटेरियल्स होते हैं। लाइक हम लोग जो है एसीसी ब्लॉक का यूज अवॉइड करते हैं, राइट। हम लोग जो है रेड ब्रिक्स या हम लोग फ्लैश ब्रिक्स जो होती है उसका यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो भी मटेरियल्स यूज करेंगे फ्रेंड्स वो हम लोग इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि आपका जब घर बने तो वो इको फ्रेंडली बने और वो आपको हार्म ना करे, नेचर को हार्म ना करे, राइट। ओके, जैसे एक फ्रेंड का मेरा क्वेश्चन अभी पूछा उन्होंने कि सर हम लोग एस्टिमेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लोकल एरिया कि जैसे हम लोग जो भी हमारे एसओआर पीडब्ल्यूडी होती है इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। तो यदि आपको इसके बारे में ब्रीफ जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप मेकमाई को लॉग इन कीजिए, हम आपको एस्टिमेट के बारे में सारी चीजें बताएंगे, राइट। और जैसे कि हम लोग एक बजट की बात करें तो बेसिकली अभी जो इंडिया का जो बजट चल रहा है या जो हम लोग बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन रेट चल रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा पास्ट आप देख सकते हैं पास्ट 1 से 2 महीने में काफी हमारे रेट इंक्रीज हुआ है। तो यदि आप आपका घर बना रहे हैं और आपको बजट का इश्यू है तो आप जो है एक एस्टिमेट बनवा सकते हैं या आप लोग जो है एक बीओक्यू प्रिपेयर करवा सकते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपके घर में कितना बजट लगेगा। तो वो सारी चीजें फ्रेंड्स हम उसके दौरान समझ सकते हैं। ओके, हमारे एक फ्रेंड का क्वेश्चन आया है कि डायरेक्ट सुपरविजन वर्सेस ऑनलाइन सपोर्ट में फर्क रहता है तो हाउ यू कैन बैलेंस, राइट। वेरी गुड क्वेश्चन है आपका सर। तो मैं आपको ये बता पाऊंगा देखिए क्या होता है। जैसे इनिशियली अभी तक जो हम लोग बात करते हैं हम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोग बात करें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तो एज वी नो कि एक डिजिटल वर्ल्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो कंपनी जब डिजिटली काम करती है या उस तरीके से वर्कआउट करती है तो डेफिनेटली वो कुछ सपोर्ट्स लेके चलती है जिससे कि क्लाइंट को मतलब हर एक ऑप्शन लेके चल रही है जिससे कि क्लाइंट को बेनिफिट हो। जैसे कि सर हम लोग डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं, सुपरविजन पे मैं आता हूँ, पहले मैं डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सर आपको। हम डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं सर, तो बेसिकली यदि मैं मेक माई हाउस की बात करता हूँ तो मेक माई हाउस में सर हम लोग क्या होता है कि हम लोग एंड यूजर के अकॉर्डिंग डिजाइन प्लान करते हैं, प्लस साथ में जो एक इंटरमीडिएट पर्सन होता है जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है या सुपरवाइजर होता है जो हमारी साइट पे काम करने वाला है। तो ड्राइंग्स इस तरीके से बननी चाहिए सर जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है जो लेमैन है जो काम करने वाला है वो समझ सके। तो जो बस फर्स्ट बेनिफिट सर आपको मेक माई हाउस की तरफ से मिलेगा वो ये मिलेगा कि हम लोग जब भी डिजाइन करते हैं तो हम लोग जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर से जो हमारे लेमेंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन बनाते हैं। सेकेंडली फर्स्ट पेज यदि मान लीजिए यदि उनको डिजाइन में कुछ भी दिक्कत आ रही है, राइट, तो डिजाइन के साथ साथ में हम लोग जो है उनको एक कॉलिंग की सुविधा देते हैं जिसमें हम लोग आप बोल सकते हैं डायरेक्ट सुपरविजन या ऑनलाइन सपोर्ट की जैसे आप बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन सपोर्ट में सर हम लोग ये करते हैं कि जो डिजाइन हमने दी है वो डिजाइन को एग्जीक्यूट वो लोग साइट पे कैसे कर रहे हैं। सपोज मैंने कोई रेनफोर्समेंट डिटेल दी है या हमने कुछ डिजाइन दी है यदि वो साइट पे फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि जो डिजाइन में जो मैंने अरेंजमेंट दी है जो मैंने वर्कआउट करा है तो वो वहां पर वो सही वे में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। यदि इसको और ज्यादा टिपिकल हम लोग समझे कि सपोज कीजिए कि मैंने उनको समझा दिया फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है तो सर हमारे पास एसोसिएट्स है पैन इंडिया में जो कि आपके साइट पे आके आपके घर को देखेंगे, जिनको हम लोगों ने ट्रेनिंग्स दे रखी है, जो मेक माई हाउस के हिसाब से काम करना समझते हैं और वो हमारे ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग आपके साइट पे जो भी काम हो रहा है उसको बहुत इजी वे में एग्जीक्यूट करवा देंगे सर। तो ये अलग अलग पैकेजेस होते हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं सर। वहां पर हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव है आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे, राइट। तो
दोनों ही बहुत बेटर वे में है सर। पर क्या होता है, देखिए ऑनलाइन और डायरेक्ट सुपरविजन में जो डिफरेंस है सर वो ये है कि इनिशियली जैसे हम लोग बात करें हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, तो हम जो आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं सर वो इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में। सपोज कीजिए कि कोई सुपरविजन के लिए बंदा आपने हायर करा है, कोई इंजीनियर आपने हायर करा है, और उनका काम सिर्फ 4 बार आपकी साइट पे आने का, बाकी 6 बार वो ऑनलाइन ही काम, मतलब कॉल पे ही आपका काम हो सकता था। पर यदि वो 6-10 बार आपकी साइट पे आ रहा है सर, तो आपका जो एक्सपेंसेस है वो 10 बार लग रहे हैं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, यदि आपको 4 बार ही जरूरत है बंदे की वहां पर, मतलब जो भी इंजीनियर्स आपके वहां पर आ रहे हैं, तो हम उनको 4 बार ही सेंड करेंगे सर, बाकी 6 बार जो है हम आपको ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे सर। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल जाता है कि कौन सा अमाउंट कहां पर लगना चाहिए, किस तरीके से वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, और किस चीज की कितनी नीड है सर, वो हम आपको बताते हैं, राइट। तो एक और क्वेश्चन हमारे फ्रेंड का है कि डू यू टेक जॉब विद मटेरियल एज पर द स्क्वायर फीट? यस सर, डेफिनेटली हम लोग जो है कोविड के पहले हम लोग स्क्वायर फीट विद द मटेरियल हम लोग काम लेते थे। पर एज यू नो कि जो हमारा लास्ट जो भी कोविड आया था उसके कारण हम लोग ज्यादा वाइड एरिया में काम नहीं कर पा रहे हैं। बट यस सर, हम इंदौर और इंदौर के आसपास के एरिया में विद मटेरियल भी काम करते हैं। उसके लिए भी आपको ब्रीफ में जानकारी चाहिए तो जस्ट लॉग इन अवर वेबसाइट, हम आपको उसके बारे में काफी डिटेल दे देंगे। और यदि आपको कुछ हेल्प लगती है जो हम लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम लोग वो भी करेंगे सर, राइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सर का क्वेश्चन है वो ये है कि रैबिट में सर डीप एनालिसिस होता है क्या? तो सर ये आपका जो क्वेश्चन है डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा कि आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए एक बार आप पर्सनली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए। मैं आपको सारे सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा, और किस वे में आप किस चीज को डिजाइन करना चाह रहे हैं उसके साथ में उसकी हेल्प कर दूंगा सर, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सर का है वो ये है कि प्लॉट को विजिट कर डिजाइन कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है या नहीं? सर इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर लोकेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था, हम लोग सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस, हम बोल सकते हैं कस्टमाइज पैकेज के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। किसी क्लाइंट को यदि लग रहा है कि उनको स्टार्टिंग टू एंड के अकॉर्डिंग काम करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं। किसी को लग रहा है कि आपको सिर्फ डिजाइन चाहिए तो हम लोग सिर्फ डिजाइन कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि डिजाइन के साथ साथ सुपरविजन भी दे दीजिए तो हम लोग वो भी दे सकते हैं। तो सर इस चीज के लिए जो भी आपको ब्रीफ में डिटेल चाहिए है, आप हमारी वेबसाइट पे आके लॉगिन कर लीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि बेसिकली अभी जो हम लोगों जो बात कर रहे थे वेब सीमार की, वो हमारा रेजिडेंशियल प्लानिंग था। और जो आपके क्वेश्चन है सर, वो माफी चाहूंगा पर ये सारे क्वेश्चन जो है ये ड्यू टू द सर्विसेज को लेके है, ये रेजिडेंशियल प्लानिंग को लेके नहीं है। तो एक बार आप पर्सनली यदि हमको विजिट करेंगे तो हम आपको सारी चीजें के बारे में गाइड कर देंगे सर। आई थिंक कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं आप लोगों के फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम। और इसके अलावा यदि आपको और भी कुछ हमारी हेल्प चाहिए फ्रेंड्स तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां पर हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, राइट। तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट एंड थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टाइम फ्रेंड्स। थैंक यू।